हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम हेल्थ असेसमेंट टूल्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से देखिए, जब भी हम नर्सिंग की कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा असेसमेंट होता है। ओके, तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हुए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पहले, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा एनर्जी होना जरूरी है, और एनर्जी बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से आनी जरूरी है। तो इसीलिए ही हु हैज द हेल्थ, जिसके पास हेल्थ है, हैज द होप, उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास एवरीथिंग। ओके, तो जिसके पास हेल्थ है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। ओके, तो हमें आशा होनी चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो हमें एक सीट चाहिए, वो तो कैसे भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी आशा है, और जिसके पास होप होती है उसके पास सब कुछ होता है। सो स्टार्ट कर देते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज द हेल्थ असेसमेंट एंड उसके इंट्रोडक्शन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक हम देखेंगे, देन जनरल सर्वे और वाइटल साइंस हम देखेंगे, हेड टू टो असेसमेंट सिस्टम वाइज, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इक्विपमेंट और पोजीशंस फॉर पेशेंट कौन सा असेसमेंट के दौरान, देन डॉक्यूमेंटेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम टिप्स। सो व्हाट इज हेल्थ असेसमेंट? तो हेल्थ असेसमेंट इज ए सिस्टमिक मेथड। ये क्या है? एक सिस्टमिक मेथड है टू कलेक्ट द डाटा अबाउट ए पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग देयर करंट हेल्थ एंड ऑनगोइंग हेल्थ स्टेटस। ओके, प्रिडिक्टिंग रिस्क एंड आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज। तो क्या है हेल्थ असेसमेंट? तो हम असेस कर रहे हैं क्या? पेशेंट की हेल्थ के बारे में, पेशेंट को हिस्ट्री ले रहे हैं। ओके, सो इसमें मेन दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर हेल्थ हिस्ट्री, जो कि हम पहले हिस्ट्री लेते हैं। ओके, इंटरव्यूइंग द पेशेंट विल गिव सब्जेक्टिव डाटा, व्हाट द पेशेंट सेज, जो पेशेंट ने बोला है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव डाटा। ओके, देन दूसरा स्टेप होता है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। ये भी एक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, ये भी एक मेथड ऑफ असेसमेंट है। ओके, सो फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। यहां पे क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव या मेजरेबल डाटा, इसको मेजरेबल भी कह सकते हैं। जैसे वाइटल साइंस देखने से तो नहीं पता चल रहा ना, हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो वाइटल साइंस क्या आएंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मेजरेबल डाटा है। ओके, सो टू एस्टेब्लिश अ डाटाबेस for the nursing process, that is ADPIE. What is ADPIE? Assessment, diagnosis, P for plan, I for implementation, E for evaluation. So ADPIE का ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो है वो हमारी असेसमेंट होती है। ओके, सो असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। सॉरी, next types of assessment. Assessment has four types. First is initial और comprehensive assessment. इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जब हमने पेशेंट को फर्स्ट टाइम मीट किया है, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहली बार भर्ती हुआ है उसकी हम इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे। सर, इसके लिए हॉस्पिटल में क्या होता है? एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है। ये चेकलिस्ट या फिर एक कंप्लीट फॉर्म होता है। ओके, उस फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी हमें भरनी होती है। ओके, इनिशियल असेसमेंट का मैंने वीडियो भी बना रखा है कि कैसे नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट एक पेशेंट के ऊपर करनी चाहिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो इनिशियल और कंप्रिहेंसिव असेसमेंट डन ऑन एडमिशन। ओके, डिटेल्ड हिस्ट्री और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे हम करते हैं, ताकि हमें पेशेंट का बेसलाइन जो चीजें हैं वो पता चले। देन दूसरा है ऑनगोइंग और पार्शियल। इसको पार्शियल कहना सही नहीं होगा, ऑनगोइंग असेसमेंट हम कह सकते हैं। ओके, ऑनगोइंग असेसमेंट, क्योंकि एक बार हमने इनिशियल कर लिया, फिर हम बार बार पेशेंट का ऑनगोइंग या फ्रीक्वेंटली
हम ऑनगोइंग असेसमेंट करेंगे। सो दैट इज द फॉलो अप मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल चेकिंग बीपी एवरी 4 आवर। ओके, सो इससे पता चलेगा कि पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है उससे पेशेंट का बीपी डाउन हो रहा है या जो हमारा टारगेट बीपी है वो अचीव हो रहा है या नहीं। थर्ड है फोकस असेसमेंट। फोकस हमें क्या देखना है, पेशेंट का ओनली बीपी देखना है, बीपी मॉनिटर करना है, तो हमारा फोकस रहेगा, दैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओके, असेसिंग फॉर अ स्पेसिफिक कंप्लेंट, फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन असेसमेंट। अगर पेशेंट चेस्ट पेन कंप्लेन कर रहा है, अलेक्सा स्टॉप। अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है तो यहां पे हम चेस्ट पेन असेसमेंट करेंगे। फोर्थ इज इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी में जो भी पेशेंट हमारा इमरजेंसी में आता है, सो इट इंक्लूड्स रैपिड असेसमेंट। अब इसमें भी हमारा फॉर्म ही रहता है या चेकलिस्ट रहती है, बट इट्स अ स्मॉल चेकलिस्ट जिसमें हमारे जो वाइटल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम असेस करते हैं। ओके, सो रैपिड असेसमेंट ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ABC, हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये 3 चीजें पहले ही इमरजेंसी असेसमेंट में देख लेते हैं। ओके, बाद में फिर हम जब पेशेंट सेटल हो जाएगा देन वी विल गो फॉर इनिशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज ए डाटा कलेक्शन। ओके, सो डाटा कलेक्शन, डाटा 2 प्रकार का हो सकता है, एक है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रकार का डाटा। सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है, जो पेशेंट आपको बताता है। ओके, व्हाट आर द पेशेंट सेज। ओके, सो सिम्टम इज ए टाइप ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव जो पेशेंट बताएगा, जैसे पेशेंट बता रहा है चेस्ट पेन हो रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, इसमें पेशेंट बोल तो रहा है चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन हंस रहा है। ओके, सो ये दोनों चीजें मैच कर रही है क्या, नहीं। तो पेशेंट का अगर फेस ग्रीमेस है और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, सो सब्जेक्टिव डाटा रहेगा पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या रहेगा फिर हमारा, उस हिसाब से कि पेशेंट का फेस जो है वो ग्रीमेस है। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डाटा। सो व्हाट द पेशेंट सेज, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट द पेशेंट सेज इज ए सब्जेक्टिव डाटा एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय द नर्स। अब चेस्ट पेन हो रहा है, ओके, या फिर वोमिटिंग हो रही है या नॉजिया हो रहा है, सो नॉजिया इज ए सब्जेक्टिव डाटा, वोमिटिंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ डाटा। ओके, सो एग्जांपल पेन, नॉजिया, डिजीनेस, इचिंग, ये सारा पेशेंट बताएगा आपको। ओके, फीलिंग, आई फील लाइक माय चेस्ट इज हेवी। ओके, ये पेशेंट बता रहा है। ओके, हम ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे इसको, व्हाट द नर्स ऑब्जर्व, ये वर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिखेगा, व्हाट द नर्स ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड जो भी रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ डाटा। ओके, सो इट इज मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। ओके, जैसे बीपी हम मेजर कर सकते हैं और पेन का जो ग्रीमेस है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मान लो बीपी है, वॉमिटिंग है और स्किन रैश है, ये हम देख के पता कर सकते हैं। ओके, लैब रिजल्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रकार का डाटा है। ओके, एक्सरे के रिपोर्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रकार का डाटा है। हमने पेशेंट का सैंपल लिया और उस सैंपल के अंदर जो भी पैरामीटर हमें देखने थे वो पैरामीटर हमने देख लिए। नेक्स्ट है 4 टेक्निक्स, ओके, फॉर असेसमेंट। ओके, सो IPPA ये मॉडल है जनरल ऑल एग्जामिनेशन के लिए। ओके, IPPA, ओके, फॉर ऑल एग्जामिनेशन। एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्ट जरूर लिख लेना, एक्सेप्ट हमारा रहेगा एब्डोमिनल असेसमेंट। ओके, एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए बस ये IPPA लागू नहीं होता है। व्हाट इज दिस IPPA? सो I का मतलब होता है इंस्पेक्शन, दूसरा है P फॉर पाल्पेशन, P फॉर परकशन एंड फोर्थ इज A फॉर अस्कल्टेशन। सो IPPA, जिस भी पेशेंट की जो भी पार्ट की असेसमेंट करनी है, सबसे पहले हमें करना है इंस्पेक्शन, पहले देखना है। क्या देखेंगे सर, विजुअल एग्जामिनेशन में हम सिमेट्री देखेंगे, अगर 2 ऑर्गन है तो हम उसकी जो ओवरऑल कंडीशन है, कोई कलर चेंजेस नहीं है, कोई शेप नहीं है, ये सारी चीजें हम पहले, रैश नहीं है, ये देखेंगे। ओके, सो इंस्पेक्शन। दूसरा आता है पाल्पेशन, देन वी आर गोइंग टू टच विथ आवर फिंगर पैड्स। ओके, फिंगर पैड टिप से नहीं चेक करना है,
हम किससे चेक करेंगे? फिंगर पैड से चेक करेंगे। ओके, देन परकशन, परकशन और टैपिंग टू क्रिएट अ साउंड। ओके, सो परकशन जो कि अलग अलग प्रकार पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का परकशन हमें या साउंड हमें मिलेगा। देन अस्कल्टेशन, लिसनिंग विद अ स्टेथोस्कोप। ओके, तो स्टेथोस्कोप, हाई पिच साउंड के लिए हम डायफ्राम यूज करेंगे, लो पिच साउंड के लिए बेल यूज करेंगे। सो रूल, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर मोस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट हमारा रहेगा यहां पे एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए। एब्डोमिनल के लिए क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। सो एब्डोमेन में हमेशा हमेशा जो है इंस्पेक्शन के बाद हमें क्या करना है? अस्कल्टेशन करना है। ओके, सो एब्डोमेन में क्या होगा? IAPP। ओके, IAPP अस्कल्टेशन होगा। ओके, सो दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ 4 टेक्निक। सो IPPA का डिटेल्स में हम इंस्पेक्शन में क्या बिगिंस द मोमेंट यू मीट द क्लाइंट। ओके, जैसे ही पेशेंट दिखे आपको सामने से आ रहा है तो उसका गेट कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है, वो चल कैसे रहा है। ओके, गुड लाइटिंग होनी चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, एंड लुक फॉर कलर, साइज, शेप एंड सिमेट्री। ओके, सो ये सारी चीजें हमें देखनी है। पाल्पेशन में यूज द फिंगर पैड्स। ओके, फिंगर पैड्स को यूज करना है। ओके, फाइन डिस्क्रिमिनेशन और डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड फॉर द टेम्परेचर, ये सरफेस हम यूज करेंगे अगर टेम्परेचर चेक करना है तो। लाइट पाल्पेशन, पाल्पेशन के 2 प्रकार हैं। पाल्पेशन 1 इज योर लाइट पाल्पेशन, दैट इज 1 सेंटीमीटर डीप। ओके, तो लाइटली हम पाल्पेट कर रहे हैं। डीप पाल्पेशन फॉर अ डीप ऑर्गन्स, दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर डीप, 4 to 5 सेंटीमीटर डीप, इसको 1 सेंटीमीटर डीप। ओके, लाइट पाल्पेशन, क्लियर। देन परकशन, परकशन टैपिंग टू असेस डेंसिटी, डेंसिटी उस ऑर्गन की डेंसिटी कितनी है वो असेस करने के लिए हम परकशन करते हैं। ओके, सो रेजोनेंस, अब परकशन के नॉर्मल साउंड आपको कहां पे कौन सा साउंड आएगा वो पूछा जा सकता है। सो रेजोनेंस मतलब हवा है, अगर कोई ऑर्गन के अंदर हवा है तो वहां पे रेजोनेंस क्रिएट होगा। ओके, सो विच इज ए नॉर्मल साउंड फॉर द लंग्स। ओके, नॉर्मल साउंड फॉर द लंग्स। डलनेस, अगर डलनेस लग रहा है, डल का कहां पे लगेगा? जहां पे कोई मास है। ओके, कोई मास है तो वहां पे डल हमें फील लगेगा। ओके, टिम्पेनी, स्टमक के अंदर अगर एयर है तो टिम्पेनी हमें फील लगेगी। ओके, फ्लैटनेस ऑन द बोन, अगर कोई भी बोन पर आप अगर टैप करोगे तो क्या लगेगा आपको? एक बार आप टैप करके खुद देख लेना, टैप करके क्या लगेगा? ये फ्लैट लगेगा। ओके, देन अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन के लिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम का क्वेश्चन है। डायफ्राम कब यूज करेंगे? जब हमें हाई पिच साउंड सुनने हैं, जैसे कि ब्रेथ साउंड हो गया, बावल साउंड हो गया, या फिर नॉर्मल हार्ट साउंड सुनने हैं। ओके, लेकिन लो पिच साउंड के लिए हमें बेल यूज करनी है। सो लो पिच साउंड यूज मरमर और ब्रूइट्स असेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे सर? बेल का उपयोग करेंगे। क्लियर? सो अपोजिट टू द डायफ्राम। नेक्स्ट एब्डोमिनल असेसमेंट, जो कि हमने बताया था, इसमें क्या चलता है फिर सर? IAPP, इंस्पेक्शन अस्कल्टेशन। वाई सर अस्कल्टेशन? यहां पे इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम पाल्पेशन करेंगे तो ये एब्डोमेन का साउंड जो है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो लैक्स्ड रहते हैं। ओके, कंप्लीटली फिक्स एक जगह पे नहीं है। ओके, सो इसीलिए जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका जो साउंड है वो गर्गलिंग हमें फॉल्स मिल सकता है। ओके, दैट इज व्हाई हम पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे सर अस्कल्टेशन। ओके, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एब्डोमिनल असेसमेंट। एग्जाम का क्वेश्चन हो चुका है ये। ओके, सो व्हाई अस्कल्टेशन सेकंड? ओके, सो यही हमने बताया था। एक एग्जाम का क्वेश्चन है, while assessing the abdomen of a patient, which is the correct sequence of technique followed by the nurse? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, ये नहीं है। इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। ओके, सो ये हमारा करेक्ट टेक्निक है। ओके, देन ये हमारा
जनरल असेसमेंट के लिए है। ओके, जनरल असेसमेंट, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन और अस्कल्टेशन, ये 4 हमारा जनरल असेसमेंट के लिए है। वन लाइनर क्वेश्चन, इज हेडेक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? जो पेशेंट हेडेक बता रहा है, ओके, सो व्हाट द पेशेंट इज सेइंग इज टाइप ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। ओके, लेकिन परकशन साउंड ओवर द नॉर्मल लंग, ये कौन से प्रकार का है? ये ऑब्जेक्टिव प्रकार का डाटा है। ओके, एंड इट इज नॉर्मल लंग पे क्या रहेगा, हमें परकशन पे रेजोनेंस मिलेगा क्योंकि वहां पे हवा है। ओके, डल कहां पे मिलेगा? जहां पे मास है। और फ्लैट कहां पे मिलेगा? जहां पे बोन है। ओके, ये एटलीस्ट 2-3 चीज तो हमें पता होनी चाहिए। देन पार्ट ऑफ हैंड टू चेक द टेम्परेचर, कौन सा? हम डॉर्सम ऑफ द हैंड हम चेक करते हैं टू चेक द टेम्परेचर। डिप पाल्पेशन की डेप्थ कितनी रहेगी? 4 से 5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस। एग्जाम में अगर दोनों क्वेश्चन पूछे जाए कि कितना इंच होता है तो 2 इंच, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम जनरल सर्वे हम पेशेंट का करेंगे। ओके, सो जनरल सर्वे में ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द क्लाइंट। ओके, सो फर्स्ट वी विल चेक द फिजिकल अपीयरेंस कि पेशेंट का एज क्या है, जेंडर क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है और स्किन कलर क्या है। ओके, देन बॉडी स्ट्रक्चर, पेशेंट का स्ट्रेचर कैसा है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, पोस्चर क्या है और डिफॉर्मिटी तो कुछ है या नहीं, या पेशेंट को एक पैर नहीं है। ओके, या फिर पेशेंट को हाथ नहीं है, या पेशेंट का हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, ये हमें ओवरऑल दिख जाएगा। ओके, देन मोबिलिटी, पेशेंट चल कैसे रहा है, रेंज ऑफ मोशन, हाथ पैर जो है पेशेंट प्रॉपरली हिला पा रहा है। ओके, बिहेवियर, फेशियल एक्सप्रेशन, मूड, स्पीच एंड हाइजीन। क्लियर? सो ये बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। देन वाइटल साइंस यूजुअली मेजर आफ्टर द जनरल सर्वे। ओके, तो पहले आपने ये सारी बेसिक चीजें देख लिया, क्या? फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मोबिलिटी और बिहेवियर देखने के बाद हम पहले वाइटल साइंस लेंगे। ओके, सो पेन, इसमें टीपीआर बीपी बोला है बट पेन का असेसमेंट भी हमें करना चाहिए। पेन इज द 5th वाइटल साइंस। देन स्किन, हेयर एंड नेल्स की असेसमेंट। अब हम सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में स्किन, हेयर और नेल्स को स्टार्ट करते हैं। सो इंस्पेक्ट द स्किन, हेयर एंड नेल्स फॉर द कलर, लीजन एंड वैस्कुलैरिटी। ओके, पेलर अगर है, पेल है तो ये एनीमिया और शॉक का इंडिकेट करता है। अगर साइनोसिस है तो ये हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है। साइनोसिस कहां पे देखेंगे? लिप पे और नेल बेड पे देखेंगे। जॉन्डिस अगर है तो येलो कलर का लिवर डिसीज, येलो कलर की स्किन पड़ रही है तो लिवर डिसीज कह सकता है। कहां पे चेक करना है? स्क्लेरा पे चेक करना है। ओके, लेकिन डार्क कलर वाले पेशेंट है, ओके, डार्क कलर मतलब जो अफ्रीकन पेशेंट है उनमें हमें कहां पे चेक करना चाहिए? ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्क कलर वाले पेशेंट में हम जॉन्डिस कहां चेक करेंगे? तो इन पेशेंट में हमने हार्ड पैलेट पे और स्क्लेरा पे, ये 2 ही जगह पे हम कर सकते हैं। अब नॉर्मली इंडियन पेशेंट के लिए हम यूजुअली स्किन को भी देखते हैं और स्क्लेरा को भी देखते हैं। इरिदेमा, अगर रेडनेस वगैरह कुछ है तो इट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। देन विटिलिगो, एनी पैची लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। ओके, जैसे किसी पेशेंट का व्हाइट पिगमेंटेशन होता है स्किन पे, दैट इज विटिलिगो। ओके, सो ये हमें देखने हैं। सो हमने एक स्किन में क्या देखा? पेलर, साइनोसिस, जॉन्डिस, इरिदेमा एंड विटिलिगो। नेक्स्ट, नेल की असेसमेंट। नेल की असेसमेंट में हमने सबसे पहले देखना है कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम यूजुअली लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए। अगर रेंज पूछे तो 2 से 3 सेकंड नॉर्मल है, लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए। अगर मोर देन 3 सेकंड है तो इट मींस पेशेंट का जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। देन क्लबिंग, ये हमारे क्लबिंग के लिए if the angle is more than 180 degree it indicate the chronic hypoxia. okay, so clubbing कैसे चेक करते हैं? okay, so इस तरह से हम पेशेंट को फिंगर को जोड़ने के लिए बोलते हैं। अगर एंगल यहाँ पे मोर देन 180 डिग्री है, नोट कर लीजिए, मोर देन 180 डिग्री है तो यहाँ पे
क्रोनिक हाइपोक्सिया इंडिकेट करता है। अगर स्पून नेल्स है, कैलोनिकिया, ओके, स्पून नेल्स अगर है इस तरह से, ओके, अगर नेल का इस तरह से स्पून नेल है तो ये क्या करता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट इज स्किन टर्गर एंड एडिमा। ओके, सो हाइड्रेशन स्टेटस हम चेक कर रहे हैं, तो स्किन टर्गर कैसे चेक करना है। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। स्किन टर्गर में हम यूजुअली पेशेंट का स्किन को पिंच करते हैं, तो स्किन को पिंच करने के लिए हमें क्लेविकल के नीचे या स्टर्नम की स्किन को पिंच करना चाहिए। ओके, आइडियली। ओके, सो असेस द पिंचिंग द स्किन अंडर द क्लेविकल और द स्टर्नम, ओके, फॉर द अडल्ट एंड ऑन द एब्डोमेन फॉर द इन्फेंट, ये ही चीज स्टैंडर्ड है। ओके, ये लेकिन अब अगर हम हाथ पे करेंगे तो हाथ पे क्या होगा, जो जेरियाट्रिक पेशेंट है जिनका एज 60 से ऊपर है, तो उसमें क्या है, उन पेशेंट में अपने आप ही स्किन लूज होती है। ओके, तो ये हमें फॉल्स रीडिंग दे सकता है। इसीलिए कहां पे करना है, अडल्ट पेशेंट में क्लेविकल और स्टर्नम के ऊपर, और एब्डोमेन में हम इन्फेंट के लिए यूज करेंगे। अगर पुअर टर्गर है या टेंटिंग हो रही है, सो इट इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, और गुड टर्गर स्नैपबैक जो स्किन है वो हमारी इमीडिएटली स्नैप बैक हो जाएगी। ओके, तो एक वर्ड को ध्यान रखना, स्नैप बैक। अगर इफ अ पेशेंट स्किन इज कंप्लीटली स्नैप बैक इमीडिएटली, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सो इट इज ए नॉर्मल साइन ऑफ स्किन टर्गर। देन इडिमा और फ्लूइड अकुमुलेशन। इडिमा को असेस करने के लिए हमारे पास 4 ग्रेड होते हैं। इडिमा के ग्रेड हमें पता होने चाहिए। अगर +1+ है तो माइल्ड इडिमा है, मतलब 2 mm का डिप्रेशन हो रहा है और जो है वो डिसअपियर हो जाता है डिप्रेशन। मान लो ये पेशेंट का पैर था, ओके, ये पेशेंट का पैर है और हमने यहां पे उसको दबाया है। ओके, तो इसका जो डीप रहेगा वो 2 mm तक डीप रहेगा, लेकिन ये डीप जो है ये तुरंत अपने आप रैपिडली रिलीज हो जाएगा। ओके, सो हम देंगे उसको +1। +2 में क्या होता है, मॉडरेट प्रकार का इडिमा है जिसमें 4 mm तक डीप जाएगा लेकिन डिसअपियर इन 10 to 15 सेकंड, तो देंगे 2+। 3+ में डीप इडिमा है, ओके, 6 mm तक, लास्ट फॉर मोर देन 1 मिनट। ओके, लास्ट फॉर मोर देन 1 मिनट। 3+ डीप 6 mm तक डीप जाएगा, 3+ देंगे 1 मिनट तक, ये स्किन जो है वो वापस नहीं आएगी। 4+ में वेरी डीप 8 mm तक और 2 to 5 मिनट लगेंगे वापस रिलैप्स होने में। क्लियर है, तो ये इडिमा के 4 ग्रेड है, 1+, 2+, 3+, 4+। 1+ में 2 mm तक डिप्रेशन और डिसअपियर अर्ली। 2+ में 4 mm तक डिप्रेशन, डिसअपियर इन 10 to 15 सेकंड। 3+ में 6 mm तक डिप्रेशन, 1 मिनट तक, मोर देन 1 मिनट तक रहता है। 4+ में वेरी डीप 8 mm तक डिप्रेशन, लास्ट फॉर 2 to 5 मिनट्स। अब हेड एंड नेक का असेसमेंट करेंगे। सो हेड एंड नेक में सबसे पहले हेड को हमने नॉर्मोसिफेलिक है या नहीं वो देखना है। ओके, पाल्पेट फॉर एनी मासेस, हेड को पाल्पेट करना है। एनी मासेस किससे पाल्पेट करेंगे, हमारी फिंगर पैड से पाल्पेट करेंगे। ओके, देन फेस फॉर सिमेट्री और क्रैनियल नर्व या फेशियल नर्व, हमें क्रैनियल नर्व 7, ओके, जिसको फेशियल नर्व कहते हैं, उसको असेस करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, ड्रूपिंग वगैरह, पेशेंट का एक साइड में फेस ड्रूप तो नहीं हो रहा है, ये एक साइड का जो आईज का ब्लिंकिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो इट इज अ इंडिकेट फॉर साइन ऑफ स्ट्रोक और बेल्स पाल्सी। नेक में हमें क्या चेक करना है, ट्रकिया चेक करनी है, तो ट्रकिया मिड लाइन में है या नहीं। अगर ट्रकिया मिड लाइन में नहीं है तो ये क्या इंडिकेट करता है, न्यूमोथोरैक्स। ओके, न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करता है। थायराइड ग्लैंड हमें चेक करनी है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली बहुत आसान है, पेशेंट को एक घूंट पानी दे दो और पेशेंट को निगलने के लिए बोलो, वो जब पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो, ओके, और निगल पाएगा तो।
तो हमें क्या करना है, बस देखना है कि वो थायराइड ग्लैंड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी जब पेशेंट स्वॉलो करेगा। ओके, सो इट इज अ साइन ऑफ नॉर्मल फाइंडिंग। Then lymph node palpate systematically from pre-auricular to cervical chain. Normal nodes are not palpable. Okay, and hard और fixed node अगर आपको दिखे तो it is an abnormal sign. Clear है सबको? Okay. नेक्स्ट है आईज के लिए असेसमेंट। आईज के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। आई असेसमेंट में विजुअल एक्विटी हमें चेक करनी है, जिससे स्नेलन चार्ट्स के द्वारा। ओके, विजुअल एक्विटी नॉर्मल कितनी होती है, 20/20 नॉर्मल होती है। लीगल ब्लाइंडनेस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लीगल ब्लाइंडनेस कब कहते हैं, जब 20/200 अगर है, सो ये हमारा लीगल ब्लाइंडनेस होता है। डिस्टेंस कितना होता है, स्टैंडिंग डिस्टेंस ये 20 फीट या 6 मीटर तक होता है। ओके, जब हम स्नेलन चार्ट को रीड करते हैं तो। देन एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट, ओके, आई बॉल का मूवमेंट हमें 6 डायरेक्शन में चेक करना होता है। ओके, सो 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज हम चेक करते हैं, जिसमें क्रैनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th चेक करते हैं। सो व्हाट इज क्रैनियल नर्व 3rd इज ऑप्टिक, 4th इज ऑकुलर एंड 6th इज एब्डुसेंट। ओके, सो ये 3 नर्व हमें चेक करनी है फॉर 6 मूवमेंट ऑफ आई। सो इसमें हमें परला चेक करना है, आई में परला असेसमेंट। सो PERRLA परला असेसमेंट इज डन फॉर व्हाट, सो इट इज डन फॉर असेसमेंट ऑफ आई मूवमेंट। ओके, सो P फॉर प्यूपिल्स, प्यूपिल्स आर इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन। ओके, जब हम लाइट अगर आईज में पुट करेंगे, सो लाइट ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, बट जब लाइट पुट करेंगे तो पेशेंट का जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए। सो इट्स द नॉर्मल फाइंडिंग। ओके, तो देखिए ये 2/200 है। अगर पेशेंट को ये भी नहीं दिखता है, देन पेशेंट इज लीगली ब्लाइंड। ओके, और नॉर्मल फाइंडिंग हमें यहां तक तो देखना चाहिए। ओके, यहां तक हमें दिखना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। अगर इससे ऊपर पेशेंट को नहीं दिखता है, सो पेशेंट का विजन कम है। ओके, ईयर एंड हियरिंग टेस्ट। ओके, सो ईयर और हियरिंग टेस्ट के लिए हम ऑटोस्कोप यूज करते हैं। सो अडल्ट के लिए हमें पिन्ना कहां पे पुल करना है, कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट कैसा होता है, बड़ा होता है, तो अप की तरफ, और हमेशा पिन्ना जो है वो बैक की तरफ ही खींचना है दोनों पेशेंट के लिए। तो अडल्ट बड़ा होता है तो अप याद रख लेना, चाइल्ड छोटा होता है तो डाउन याद रख लेना। डाउन बैक फॉर चाइल्ड, अप बैक फॉर अडल्ट, ये दोनों चीजें याद रखनी है। लेस देन 3 ईयर का बच्चा है तो डाउन और बैक की तरफ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शुड बी पियरली ग्रे। ओके, सो नॉर्मल फाइंडिंग फॉर अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट शुड बी पियरली ग्रे कलर। ट्यूनिंग फोर्क का, इसका एग्जाम में नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 512 हर्ट्ज। ओके, 512 हर्ट्ज ये ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी होता है। और वो कहां पे असेस करते हैं, तो यहां से ऊपर। ओके, यहां से ऊपर हमें वो जो हर्ट्ज है वो असेस करते हैं। ओके, सो ये अकॉस्टिक एक्सिस है। वेबर टेस्ट, तो वेबर टेस्ट क्या होती है, सो वेबर टेस्ट इज प्लेस द मिडलाइन ऑफ हेड एंड हियर द इक्वली ऑन द बोथ साइड। ओके, सो ये देन रेनीज टेस्ट, बोन वर्सेस एयर कंडक्शन को असेस करना है। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन। ओके, सो इट इज अ पॉजिटिव रेनीज टेस्ट एंड पॉजिटिव रेनीज टेस्ट इज द नॉर्मल फाइंडिंग। एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन। कितना होता है एयर कंडक्शन, 2:1, ये नॉर्मल रेशो है, ये नॉर्मल रेशो है। ओके, अगर ये रेशो उल्टा हो गया तो पेशेंट को कंडक्टिव डिफनेस है, ये हम, या सेंसरी न्यूरल डिफनेस है, ये हम चेक करते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो पार्ट देखिए, ये 2 टाइम्स होते हैं, सॉरी,
देखिए ये दो टाइन्स है, ये बेस है, ये शोल्डर है, ओके। देन स्टेम एंड फुट प्लेट, ये पार्ट्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है। One previous year exam question: in the Rainey's test, if the patient hears sound longer through the air conduction than the bone conduction is indicate, तो ये क्या रहेगा, एयर कंडक्शन हमेशा ज्यादा ही रहता है। सो इट्स अ नॉर्मल हियरिंग, एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन, 2:1 रेशो होता है। दिस इज अ पॉजिटिव रेनीज टेस्ट। इन कंडक्टिव लॉस क्या होगा, बोन कंडक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा देन द एयर कंडक्शन, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की असेसमेंट। सो रेस्पिरेटरी असेसमेंट में हमें इंस्पेक्शन में क्या देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, रिदम देखना है एंड शेप ऑफ द चेस्ट, एपी और ट्रांसवर्स डायमीटर। सो नॉर्मल फाइंडिंग होती है एपी, एपी मतलब एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इस तरह से, और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है इस तरह से। सो एपी इज 1 एंड ट्रांसवर्स इज 2। अगर एपी 5 सेंटीमीटर है तो ट्रांसवर्स डायमीटर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। इन केस ऑफ सीवियर या क्रोनिक सीओपीडी पेशेंट, द बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एपी और लैटरल डायमीटर जो है या ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा, ओके। सो दैट इज बैरल चेस्ट सीन इन सीओपीडी पेशेंट। अब उसके बाद हमने इंस्पेक्शन कर लिया, अब हम अस्कल्टेशन करेंगे। सो अस्कल्टेशन में ब्रोंकाइल साउंड जो है वो हाई पिच रहेंगे, ट्रकिया के ऊपर मिलेंगे। पहले ब्रोंकाइल असेस कर लिया, उसके बाद ब्रोंको वेसिकुलर देखना है। मीडियम पिच का साउंड होता है मेन ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में देखना है। वेसिकुलर साउंड लो और सॉफ्ट साउंड होते हैं, फाउंड ऑन द पेरिफेरल लंग फीड्स। एडवेंटिशियस एबनॉर्मल लंग साउंड, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रैकल और रेल्स दिख रहे हैं, ओके, या पॉपिंग साउंड अगर दिख रहा है सो इट इज इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड और अकुमुलेशन ऑफ न्यूमोनिया, ओके। देन व्हीज, अगर व्हीज लग रहा है तो म्यूजलिंग, जैसे सीटी बजा रहा है कोई, अगर ऐसा साइन दिखता है सो इट इज अ साइन ऑफ नैरोइंग एयरवे सीन इन अस्थमा। स्ट्राइडर, अगर हाई पिच जैसे कौवा काव काव करता है, अगर ऐसा स्ट्राइडर जैसा साउंड सुनाई दे रहा है सो इट इज एन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट्स एन इमरजेंसी, ओके। स्ट्राइडर कहां मिलेगा, बेसिकली आपको ट्रकिया और प्राइमरी ब्रोंकस पे मिल सकता है, और अगर ऐसा स्ट्राइडर पेशेंट को दिख रहा है सो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। थोरैसिक लैंडमार्क, थोरैसिक लैंडमार्क में सुप्रास्टर्नल नॉच, ए यू शेप का डिप्रेशन हमें अबव द स्टर्नम देखने को मिलता है। सो देख लेना एक बार ऐसे दबा के, एक यू शेप का नॉच हमें दिखता है। एंगल ऑफ लुइस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। एंगल ऑफ लुइस या स्टर्नल एंगल, आर्टिकुलेशन ऑफ मैनिब्रियम एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, जहां पे बॉडी ऑफ स्टर्नम और मैनिब्रियम का आर्टिकुलेशन होता है वहां पे ये एंगल ऑफ लुइस रहता है। अब जब रीब काउंट करनी है तो सबसे पहले एंगल ऑफ लुइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें वहां पे सेकंड रीब है ऐसे मान के फिर हम रिब्स को काउंट करते हैं, ओके। सो इट्स अ की लैंड फॉर काउंटिंग द रिब्स एंड लोकेटिंग द हार्ट साउंड, ओके। सो हार्ट साउंड को लोकेट करने के लिए भी एंगल ऑफ लुइस होना जरूरी है। एंगल ऑफ लुइस क्या होता है, जहां पे कनेक्शन है मैनिब्रियम ऑफ स्टर्नम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, जहां पे कनेक्ट होती है वहां से वो है हमारा एंगल ऑफ लुइस। देन दूसरा देखते हैं कोस्टल एंगल। कोस्टल एंगल जो कि यूजुअली 90 डिग्री का होता है, ओके। द एंगल बिटवीन रिब्स एट द बॉटम, ओके। यहां पे जो एंगल बनेगा वो यूजुअली हम एक्सरे में भी देखते हैं, कोस्टल एंगल। सो फाइंड द सेकंड इंटर कोस्टल स्पेस, फर्स्ट द एंगल ऑफ लुइस, देन स्लाइड द फिंगर टू द साइड, ओके। सो एंगल ऑफ लुइस पहले देखना है, फिर फिंगर को स्लाइड करना है, वहां से सेकंड थर्ड फोर्थ रिब्स को काउंट करते जाना है। कार्डियक अस्कल्टेशन, तो कार्डियक अस्कल्टेशन, हार्ट साउंड कहां कहां पे असेस करने हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसके लिए न्यूमोनिक याद रखना, 5 हार्ट साउंड हमें अस्कल्टेट करने हैं 5 जगह पे, ओके। वो उसको याद रखने के लिए APETM, दैट इज ऑल फिजिशियन अर्न टू मच, ओके। ऑल फिजिशियन अर्न टू मच। A for
aortic sound, A for aortic sound जो कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट स्टर्नल बॉर्डर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर, ओके, राइट स्टर्नल बॉर्डर पे मिलेगा, ओके, ठीक है। दूसरा P फॉर पल्मोनिक साउंड, ओके, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। E फॉर अर्ब पॉइंट, ओके, अर्ब पॉइंट, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अर्ब पॉइंट जो कि थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। फोर्थ इज ट्राइकस्पिड साउंड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। एंड लास्ट M फॉर माइट्रल और अपाइकल साउंड, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। बहुत आसान है, पहले देखिए राइट स्टर्नल बॉर्डर पे एक ही है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, उसके बाद सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट में जाएंगे, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, एंड फिफ्थ जो माइट्रल साउंड है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर मतलब ये जो हमारा पूरा क्लेविकल है उसका मिड क्लेविकुलर लाइन हमें वहां पे असेस करनी है, ओके। नेक्स्ट इज S1 साउंड, ओके, क्लोजर ऑफ AV वॉल्व, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। S1 साउंड क्यों बनता है? क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो वॉल्व जो है वो एट्राया और वेंट्रिकल के बीच में है, सो ये वॉल्व अगर क्लोज होता है तो वह साउंड आता है S1 लब साउंड। दूसरा डब साउंड, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। सेमिलुनार वॉल्व कहां है? तो ये जो अओर्टा या पल्मोनिक वॉल्व है वो जो है वो हमारे सेमिलुनार वॉल्व है, ओके। अओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व विच इज लाउडेस्ट एट द बेस। सो S1 साउंड हमें अपेक्स पे असेस करना है। अपेक्स कहां है हार्ट का? अपेक्स कहां है हार्ट का? तो ये है, ओके, अपेक्स पे और बेस पे हमें यहां पे असेस करना है, ओके, क्लियर। लब और डब, सो यहां पे आपको पिक्चर के द्वारा दिखाया है, ये है ए पॉइंट, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस your left sternal border, fourth intercostal space left sternal border, fifth intercostal space mid clavicular line। ये जो क्लेविकल है उसका मिड लाइन हो यहां पे देखने को मिलेगा। देन कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। पिन्ना डायरेक्शन फॉर अडल्ट ओटोस्कोपी, क्या रहेगा डायरेक्शन? हमें अप, अडल्ट बड़ा रहता है तो अप और बैक की तरफ। लोकेशन ऑफ अपाइकल पल्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। बैरल चेस्ट का रेशो क्या रहता है? 1:1। नॉर्मली क्या रहता है? 2:1। एपी डायमीटर 2 और एपी डायमीटर 1:2। देन नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए। एब्डोमिनल असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीक्वेंस क्या होता है एब्डोमिनल असेसमेंट में? इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन, ओके। तो कहां से स्टार्ट करना है? तो पहले इंस्पेक्ट, अस्कल्टेट, परकस एंड पाल्पेट। और असेसमेंट स्टार्ट करनी है हमें क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज असेसमेंट करनी है। तो पहले राइट अपर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, देन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट, इस तरह से असेसमेंट को क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है, क्लियर। अब बावल साउंड, बावल साउंड 5 से 30 पर मिनट, ये गर्गलिंग साउंड नॉर्मल होते हैं 5 से 30 पर मिनट। अगर लेस देन 5 गर्गलिंग आपको हमें मिल रहे हैं इन ए मिनट तो ये थोड़ा हाइपो एक्टिव है। हाइपो एक्टिव जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट या इलियस वाले पेशेंट में मिलेगा। हाइपर एक्टिव अगर लाउड रशिंग साउंड दिख रहे हैं तो पेशेंट को डायरिया है। अगर साउंड अब्सेंट है, अब्सेंट कब कहेंगे ये थोड़ा एग्जाम का क्वेश्चन है, कि जब आपको 5 मिनट तक कोई भी एब्डोमिनल साउंड ना सुनाई दे तो हमें सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप सही है या नहीं ये चेक कर लेना, उसके बाद ही हमें डिक्लेयर करना है कि एब्डोमिनल साउंड नहीं है, ओके। सो ऑलवेज पाल्पेट द पेनफुल एरिया लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी पेशेंट को दर्द हो रहा है वो लास्ट में पाल्पेट करना है। तो ये सीक्वेंस काम में आएगा फिर नहीं आएगा, ओके। अगर पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में ही पेन है तो हमें राइट अपर क्वाड्रेंट में सबसे पहले असेस नहीं करना है।
मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।